बेटा आज आप लोगों का जो है चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, वर्क पावर एंड एनर्जी, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, 23 डेट है आज। न्यू चैप्टर स्टार्ट है। लास्ट टाइम जो आखिरी काम हुआ था वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, और अब जो है वो चैप्टर नंबर 8 की आपकी थ्योरी है। सो सबसे पहले आप लोगों के पास डिफाइन वर्क। सबसे पहले कि आपके पास वर्क क्या है। ठीक है, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी, इट इज सेड टू डू वर्क। ठीक है, कि जब भी कोई फोर्स बॉडी के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, यानी कि उस फोर्स की वजह से आपकी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, सही है, थोड़ा सा आगे हो जाए या पीछे हो जाए, यानी अपनी उसकी पोजीशन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो वो आपकी कहलाता है वर्क डन। ठीक है, एसआई सिस्टम में वर्क डन को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हम इसको ईआरजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना एसआई सिस्टम ही काउंट करेंगे वर्क के लिए। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या आप लोग जितनी भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जब भी हम वर्क के बारे में काम करते हैं तो वो जूल के ऊपर रखकर वर्क की वैल्यूज को निकाल रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वी कैन फाइंड द वर्क बाय यूजिंग डेफिनेशन। और वर्क क्या है, जब भी फोर्स, एक्सप्लेनेशन में इसकी, कि जब भी कोई भी फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, डिस्प्ले और उस डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वर्क आपका हो रहा होता है। ठीक है, यानी किसी भी फोर्स की वजह से जो है कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होता है। फोर्स अप्लाई होने की वजह से या तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। ऑब्जेक्ट अगर अपने रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो फिर वो अपनी मूवमेंट पोजीशन में यानी कि मोशन में आ जाता है, रेस्ट से मोशन की तरफ आ जाता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम एफ से और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क बराबर हो गया आपका एफ एस के बराबर। वर्क हो गया आपका एफ एस के बराबर। नाउ सपोज अ मैन इज पुलिंग द ग्रास कटिंग मशीन, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द सेम। ठीक है, द अप्लाइड फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड व्हाइल द मोशन टेक प्लेस अलोंग द ग्राउंड। देखिए बेटा, ग्राफ के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नो हाउ होगी कि ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होगा और एक जो है वो आपके वाई एक्सिस होगा। अब देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक वर्क डन की हम बात कर रहे हैं कि कटिंग अ ग्रास, कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एक आदमी है, सही है, जो कि ग्रास जो है वो काट रहा है गार्डन में से, तो उसमें दो किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, एक होगा आपका एक्स कंपोनेंट और एक होगी आपकी वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, आमतौर पर जब भी हम ग्रास काट रहे होते हैं तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि फोर्स आपकी इस तरह लग रही होती है ऊपर की तरफ से, ठीक है, जो कि आपका एंगल साइन थीटा काउंट होता है। और जो मूवमेंट होती है उस फोर्स के लगने की वजह से, वो मूवमेंट आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रही होती है। ठीक है, फोर्स आपकी ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई हो रही है जो कि साइन थीटा है, और जो मूवमेंट जनरेट हो रही है वो आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, जो कि आपका कॉस थीटा है। क्योंकि किसी भी ग्राफ के अंदर एक तरफ आपका बनता है कॉस थीटा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और दूसरी तरफ जो है वो आपका साइन थीटा फॉर्म होता है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। एक है आपकी एफ एक्स एफ कॉस थीटा, और दूसरी है एफ वाई एफ साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी फोर्स दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो गई। लेकिन जब भी कोई वर्क डन हो रहा है तो कोई ना कोई एंगल बनना जरूरी है, बेशक वो 0 डिग्री क्यों ना हो, बेशक वो 0 डिग्री हो, लेकिन कोई ना कोई एंगल वर्क के अंदर फॉर्म होगा। तो यहां पर
आपके दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका एफ कॉस थीटा, दूसरा आपका एफ साइन थीटा। साइन थीटा जो कि आपके वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और एक्स कॉस थीटा जो कि आपके एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। अब क्योंकि जितना भी वर्क डन हो रहा है, जो भी वर्क डन आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है, आप ऊपर से जो है वो ग्रास मूव करवा रहे हैं, सही है, यहां से आप मशीन चला रहे हैं, यहां से जो है वो ग्रास कट रही है, ग्रास जो भी कट रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रही है। इस वजह से हम अपना सिर्फ एक्स कंपोनेंट रखते हैं, वाई कंपोनेंट नहीं रखते, क्योंकि वाई कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो कि आपकी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो आपकी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कि डायरेक्शन जो है फोर्स जब लग रही है तो रिजल्ट कहां पर आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट उसका जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो एक्स कंपोनेंट होगा इसका। लिहाजा वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर हम इसमें एंगल के कंपोनेंट को भी रखें, एक्स कंपोनेंट को भी रखें, तो वर्क डन का जो आपका टोटल फार्मूला होगा वो होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन का जो आपका टोटल फार्मूला है वो आपका है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई पूछना हो तो वो पूछ ले। अब आपके पास वर्क डन तीन तरह के हो सकते हैं। एक है आपका पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा है आपका नेगेटिव वर्क डन, एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क डन। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं पॉजिटिव वर्क डन पर। देखें, पॉजिटिव वर्क डन को आप लोग मैक्सिमम वर्क डन भी कह सकते हैं, जहां वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन को आप मैक्सिमम वर्क डन भी कह सकते हैं, जहां पर वर्क डन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। ऐसा वर्क डन किस वक्त होता है? वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि जब आपका एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि अगर आप ये देखें कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की डायरेक्शन हमें जो है वो उसको फॉरवर्ड मूव करवाना है, और हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लेकर लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको पुश कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको उसको मूव करवाना है। ठीक है, डायरेक्शन में चेंजेस नहीं है, आप फोर्स को एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका टारगेट है कि आपको जो है वो ब्लॉक को मूव करवाना है। तो ऐसे केस में फोर्स और ब्लॉक, फोर्स और ब्लॉक के दरमियान में जो एंगल है वो किसी किस्म का कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, इट जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं लग रहा इनके दरमियान में। ठीक है, तो यहां पर जो आपका वर्क डन होगा वो आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस, अब थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह आपका आ गया 0 डिग्री। अब बेटा cos 0 किसके बराबर होता है? आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वरना cos 0 जो है वो आपका बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो जब आप W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 की जगह आपका आ जाएगा 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस सिंपल आपका आंसर होगा। ठीक है, अब तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन, यानी मैक्सिमम वर्क डन उसी वक्त होता है जब आपका cos थीटा जो है वो 0 डिग्री पर हो। नेक्स्ट वन आपका नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क डन का मतलब बेसिकली ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपको फॉरवर्ड मूव करवाना था, और बजाय फॉरवर्ड मूव करने के वो बैकवर्ड मूव होना शुरू हो जाए। यानी आपका काम जो है, यानी आपका काम बजाय होने के मजीद बिगड़ना शुरू हो जाए। आपको एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करवाना है, वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव नहीं हो रहा, बल्कि जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। यानी कि अब एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, आपको उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। ठीक, अब बजाय आप उसको पुश करने के, आप अपनी फोर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाने के, आप उसको पुल करना शुरू कर दें। आपको उसको शिफ्ट आगे की तरफ करना है, लेकिन आप उसको अपनी तरफ जो है वो पुल करना, यानी अपनी तरफ जो है वो उसको खींचना शुरू कर दें। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बजाय आगे मूव होने के पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आप पुश करने के बजाय उसको पुल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में लाइन सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आपका जो वर्क डन होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक एंगल फॉर्म हो रहा होता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो वो आपका 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो लिहाजा यहां पर थीटा जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की जगह आपने लगा दिया 180। अब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 की जगह पर क्या आएगा, -1, क्योंकि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 के बराबर होती है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ एस -1, और यहां पर जो आएगा वो माइनस की साइन आएगी। W इज इक्वल टू -FS। ठीक है, तो इस वक्त जो वर्क डन है आपका वो नेगेटिव वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट वन, जीरो वर्क डन। अब बेटा जीरो वर्क डन किस वक्त होगा, जब आपके कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि आपके एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी, तो उस वक्त जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने मूव करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बजाय आप उसकी फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन से पुश करने के, आप उसको ऊपर से प्रेस करना शुरू कर दें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आप बजाय उसको पुश करने के ऊपर की तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर दें, प्रेस करना शुरू कर दें। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर और ज्यादा रिजिड हो जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। जब आपकी फोर्स ही गलत डायरेक्शन से लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन से लग रही है, तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की मूवमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ना वो पीछे आएगा, ना वो आगे की तरफ जाएगा, बल्कि वो अपनी जगह पर रिजिड हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस वक्त जो फोर्स है आपकी वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। यानी कि जो है ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है उस ये आपके फोर्स और वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है, और ये वो फोर्स जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लग रही है। सही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो दोनों के दरमियान का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है आपका 90 डिग्री। तो आप यहां पर देखें, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है। तो W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 जो होता है आपका वो होता है जीरो के बराबर। तो W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी टोटल वर्क डन जो होगा उसमें किसी किस्म की चेंजेस फॉर्म ही नहीं होंगी, और आपका वर्क डन जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। बेटा इसमें बता दें, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नो सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आ गया टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन जूल। देखिए बेटा, अब एनर्जी क्या है, किसी भी काम के करने की कैपेबिलिटी। सही है, कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, आपका उसका स्टेमिना कितना है, आप उस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, यह आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाएगी। सही। अब एनर्जी की जो है वैसे तो बेटा बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सही है, लेकिन अभी जो हम बेसिक जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बट फिर भी अगर जो है वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी का देखें तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, वैसे तो आमतौर पे एग्जाम में नहीं आता है इसकी डेफिनेशन। तो कि हीट एनर्जी क्या है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि हीट की वजह से जनरेट हो रही हो, तो वो क्या है, हीट एनर्जी है। अगर कोई भी एनर्जी जो है वो रोशनी की मदद से, लाइट की वजह से जनरेट हो रही हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइट एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर सेल्स होते हैं, सही है, सोलर पैनल्स होते हैं जो कि जो है वो सूरज की रोशनी पर काम कर रहे होते हैं, उसकी लाइट की मदद से काम कर रहे होते हैं, तो लाइट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी कोई भी एनर्जी जो कि एटॉमिक जो भी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं
उनके ऊपर काम कर रही हो, अल्फा बीटा गामा रेजेस के ऊपर काम कर रही हो, एटम और उसके न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रही हो, की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। असल जो मेन टॉपिक है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन is known as potential energy of the body. It is represented by P dot E and it is measured in joules in system international, यानी कि SI सिस्टम। देखिए बेटा, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी पॉजिस्ट होती है, सही है, उसकी पोजीशन की वजह से, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने की वजह से जो उसमें एनर्जी जनरेट हो रही होती है वो आपकी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने की वजह से, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी मूव हो रही है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसके अंदर जो है एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। अब इसके बाद आपके पास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीई एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। बेटा एक मिनट, मैं आता हूँ। तो अब यहां पर आप लोगों के पास it is represented by PE and it is measured in joules in system international. So the energy of the following is potential energy. सर जी बेटा बोलिए। जूल्स क्या होता है? बेटा जूल्स यूनिट है, सही है। जिस तरह आप मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ते हैं ना, जैसे कोई भी मास है, मास का यूनिट जो है वो आपका किलोग्राम होता है। इसी तरह जो है वो अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में आप अपना यूनिट लीटर यूज करते हैं। इसी तरह हर जो आपके पास क्वांटिटी होती है उसका अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, ठीक है, जिससे वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही होती है। तो इसी तरह वर्क हो या एनर्जी, उनका जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, सही। ओके सर। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। पीई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जूल से रिप्रेजेंट, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है वो जूल है। फॉर एग्जाम्पल, द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल एनर्जी। अ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, छत के ऊपर जो ईंटें रखी हुई हैं वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, छत के ऊपर जो ईंटें रखी हुई हैं उनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, क्योंकि नीचे से ग्रेविटी उसके ऊपर अट्रैक्ट कर रही है और जो ब्रिक्स की पोजीशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ से। तो बेटा ग्रेविटी की वजह से वो एनर्जी जिसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो, सही है, ग्रेविटी जिस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही हो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल, यहाँ पर जितना भी आप लोग डिस्कस करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो उसमें लाजमी तौर पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा होगा कहीं ना कहीं पर, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी। तो आपकी एग्जांपल में, अ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, छत पर एक ब्रिक रखी हुई है, या इवन जो आपकी छत है घर की वो भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेगी और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो जो छत है उसको अट्रैक्शन नीचे से जो मिल रही है वो ग्रेविटी से मिल रही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको हमने स्ट्रांगली बाउंड किया हुआ है मुख्तलिफ ईंटों की मदद से, सरियों की मदद से, तो वो नीचे नहीं आती, ठीक। तो ये हो गया द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच व्हेन वाउंड अप। वही चीज बेटा कि मैंने बताया था कि एनर्जी आपकी पोटेंशियल दूसरी जो टाइप होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उस स्प्रिंग को खींचा और खींचने के बाद छोड़ा, तो क्या होगा, स्प्रिंग प्रेशर से वापस जाता है,
सही है। खींचने पर उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, खींचने पर उस स्प्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, वो खींचता है, उसके अंदर टेंशन जनरेट होती है, और जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो प्रेशर से वापस जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आ गए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, यहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो ये आपकी कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्ड अप इन एलिवेटर, रिजर्वायर इन वाटर सप्लाई सिस्टम। तो बेटा ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये मतलब एग्जांपल्स हैं। सिंपल एग्जांपल में आप ये भी कह सकते हैं कि आप बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कि आप एक बॉल को आप खुद ग्राउंड लेवल पे खड़े हुए, आपने जैसे बच्चे जो है वो कैच कैच खेलते हैं ना, तो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो अब जो बेटा बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, अब जो ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? उसका ऊपर जाने की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उसके अंदर, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। मैथमेटिकली जब अगर हम इसका फॉर्मूला ट्राई करें, इफ वी लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास m टू अ हाइट h, देखिए बेटा अगर एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से जनरेट हो रही है, सही है, तो लाजमी बात है तो लाजमी बात है कि उसमें हाइट का फैक्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात ग्रेविटी की कर रहे हैं तो इसका मतलब है ग्रेविटी तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब भी लगती है ना, जब वो जमीन को छोड़ता है, जब वो कोई ना कोई हाइट अप्लाई करता है, ठीक है, जितनी ज्यादा वो हाइट अप्लाई करेगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हाइट का फैक्टर लाजमी आएगा। तो इफ वी लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है और हम उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, then the force is applied on it, its weight and it will act through a distance h, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब आप उसको उठा रहे हैं तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका हाइट है बेसिकली वही आपका डिस्टेंस भी है, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जब आप लॉस ऑफ मोशंस पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये भी मिसने पढ़ाया होगा आपको कि लॉस ऑफ मोशन जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो लॉस ऑफ मोशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आपका एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला चेंज होकर एस किससे रिप्रेजेंट हो जाता है? एच से, सही है। फॉर्मूला बेसिकली एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ और एक्सेलरेशन ए जो है वो आपका जी से रिप्रेजेंट हो जाती है, यानी जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो आपका डिस्टेंस एस जो होता है वो हाइट को रिप्लेस कर देता है, हाइट जो है उस डिस्टेंस एस को रिप्लेस कर देती है, यानी एस जो है रिप्लेस हो जाएगा आपका एस से। अब बेटा इसमें अब इसमें देखें, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, वर्क डन जो है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होती है, और वर्क डन किसके बराबर हो गया? एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो बेटा यहां पर आपके पास वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर, अब वर्क डन किसके बराबर हो गया आपका? एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। और यहां पर जो है एक बात इसमें जहन में रखिएगा कि फोर्स जो है उसको हम बाद में रिप्लेस कर रहे हैं वर्क डन से, यानी आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना ही उसके अंदर वर्क डन जनरेट होगा, ठीक है, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर वर्क डन जनरेट होगा। और वर्क डन का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mg के बराबर, सही है। तो आपका जो वर्क डन की टोटल वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन खुद किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी W इज इक्वल टू mg
W आपका बराबर हो गया mg के, और पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी बराबर हो गई वो हो गई mg और h के। सही है, क्योंकि यहां पर जो है आप इसको बल्कि पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर दें। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई? F मल्टीप्लाई बाय एच के। सही है। अब फोर्स और वेट दोनों इक्वल हैं, क्योंकि आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ऑब्जेक्ट जो है जितना वेट है उसी के हिसाब से आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो W बराबर हो जाएगा mg के। तो लिहाजा जब आप अपनी इस इक्वेशन में फोर्स की जगह पर, ठीक है, फोर्स की जगह पर जब आप mg पुट करेंगे और साथ में h होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल किसके बराबर हो जाएगी? mg h के। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। अब बेटा इसमें बताएं मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। गुड। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई तो इसके बाद आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by a body due to its motion is known as the kinetic energy of a body. It is represented by Ke। ठीक है, कि किसी भी एक तो क्या है, अगर पोजीशन की वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके मूव करने की वजह से कोई एनर्जी जनरेट हो रही है तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसकी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी काइनेटिक एनर्जी की, कि एक कार है और एक आदमी है, कोई भी इंसान है। ठीक है बेटा, एक इंसान एक रुकी हुई कार से टकरा जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सही है, वो उसको किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता। अगर गिर भी गया तो उठेगा, कपड़े झाड़ेगा, दोबारा से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, बट अगर वही कार तेज स्पीड से चल रही है और अब की बार कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान उससे टकरा जाए तो क्या होगा? डैमेज होगा अच्छा खासा। सही है, क्यों? हालांकि बेटा कार भी वही थी और इंसान भी वही है, बट कार की मूवमेंट ने उस कार के अंदर एनर्जी जनरेट कर दी। कार की मूवमेंट जो है उस कार के अंदर उसने एनर्जी जनरेट कर दी, और वो जो एनर्जी उस मूवमेंट की वजह से जनरेट हुई वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल है कि एक शीशा रखा हुआ है। सही, आप उस शीशे पे एक पत्थर हाथ में लेते हैं और जाकर उस शीशे पर टच करते हैं, तो बेटा सिर्फ टच करने की वजह से शीशे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पत्थर को सिर्फ टच किया है हल्के से हाथ से। सही है, वो टच होगा और कुछ भी नहीं होगा। सही है, कट की आवाज आएगी और पत्थर भी अपनी जगह रहेगा, शीशा भी अपनी जगह पे रहेगा। अब आप उसके बाद थोड़ा सा दूर जाते हैं और उसी पत्थर को जो है उस शीशे पर, उस गिलास के ऊपर फेंकते हैं। सही है, तो अब की बार आपके फेंकने की वजह से वो दोबारा टच करेगा, बट अब की बार क्या होगा कि वो शीशा जो है वो ब्रेक हो जाएगा उसके टच करने की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटा पहली बारी में पत्थर आपके हाथ में कांस्टेंट था, पत्थर में कोई मूवमेंट नहीं थी, तो और पत्थर अपनी जगह पर कांस्टेंट था, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी जनरेट ही नहीं हुई थी। और जब एनर्जी जनरेट नहीं हुई थी तो जो है उस पत्थर ने शीशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बट एक बार जब उस पत्थर में एनर्जी जनरेट हो गई, आपके फेंकने की वजह से, आपके थ्रो करने की वजह से उस पत्थर के अंदर जो है वो एनर्जी जनरेट हो गई, और वो जो एनर्जी उस पत्थर में जनरेट हुई उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसके अंदर जनरेट हुई, और अब के बार क्या हुआ कि उस एनर्जी के जनरेट होने की वजह से वो शीशा आपका ब्रेक हो गया। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। अब देखिए बेटा, एक बुलेट जो है वो गन के बगैर अगर किसी को लगे और गन के साथ लगे, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर वो गन के बगैर लग रही है तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे एक स्टोन लगता है, पत्थर लगता है, वैसे बुलेट भी आपको बुलेट भी किसी को भी लग सकती है। सही है, कोई नुकसान नहीं होगा, वो बुलेट नीचे गिर जाएगी। जबकि वही बुलेट अगर गन से फायर हो तो वो डैमेज करती है अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि गन से जब वो फायर होती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, और जब उसकी स्पीड तेज होती है तो उसके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है और उसकी वजह से वो बुलेट जो है वो फिर डैमेज करती है।
रेलवे इंजन जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये सब जो है वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। इन शॉर्ट इन शॉर्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता हो, सही है, तो वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स से मिलकर बनती है। एक तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है और दूसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है, सही है। अगर मास हैवी होगा तो और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर आपका मास कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो इन दैट केस भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। बट अगर आपका मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, सही, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपकी कम होगी, सही है। तो क्यों? क्योंकि बेटा कोई हैवी ऑब्जेक्ट बेशक हो, लेकिन अगर उसकी वो वेलोसिटी नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके तो जो है वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा उसमें जनरेट नहीं होगी। लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मास से बिल्कुल होता है। जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हैवी मास होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। बट इसका ताल्लुक वेलोसिटी के फैक्टर से भी है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी कम है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। एक ऑब्जेक्ट का मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर रखेगा बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा जो है वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन पे? हाँ भाई नो स्टूडेंट। सर, नो। बेटा ये बाकी सारे क्या सो रहे हैं? सिर्फ इस्माइल की आवाज आ रही है मुझे अब तक। नो नो सर, सर। नो। अब आपके पास जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसकी, और ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है टू प्रूव k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये वाला। इसी फार्मूले को आपको ड्राइव करके दिखाना है। तो मैथमेटिकली आप इसको किस तरह ड्राइव करेंगे? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट vi, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्टिंग पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऐसी सरफेस जहां पर फ्रिक्शन नहीं है। When a force F is applied, the body covers a distance s and its final velocity become vf. अब अगर उसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बॉडी उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी में वर्क डन जनरेट होगा। अब जब वर्क डन जनरेट होगा तो लाजमी बात है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया s से, और उसकी फाइनल वेलोसिटी बेसिकली क्या हो जाएगी फिर? vf. अब टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी अप्लाई द फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस। अब अगर हमें अपना वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि W बराबर है आपका एफ एस के, जो कि वर्क डन का फार्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू ma, के जो फोर्स की वैल्यू है वो आपके पास क्या है? F इज इक्वल टू ma. The distance that the body traveled is calculated by using third equation of motion. अब देखें आपके पास पहले तो आपने फोर्स की वैल्यू रख दी m में, सही है, जिसको आप अपना नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद आप लोगों के पास हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। द डिस्टेंस दैट द बॉडी ट्रेवल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है, जो कि हमने पहले ही बोला हुआ है, कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एट रेस्ट,
सही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है फिर चल रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है। तो यहाँ पर vi की जगह तो हम 0 पुट कर देंगे, और जब हम vi की जगह 0 पुट कर देंगे तो vf की जरूरत ही नहीं है, फिर हम उसको सिंपल v से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बेटा vf और vi में तो हम किसी भी एलिमेंट को उस वक्त ब्रेक कर रहे होते हैं ना जब जो है वो आपके पास दो अलग अलग वेलोसिटीज हो। अब जब वेलोसिटी एक ही है इसके अंदर, तो vf स्क्वायर जो है वो सिंपल v से रिप्रेजेंट होगा, और vi स्क्वायर की जगह 0 होगा, जिसको हमने शो नहीं किया। अब यहाँ पर क्योंकि आपको s की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑपोजिट साइड भेजकर इसको डिवाइड करवा दिया, तो s बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन 2a। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड s वी गेट, अब देखें, अब आप लोगों के पास इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को अपने मेन फॉर्मूले में आप पुट कर दें, तो W बराबर हो जाएगा, F की जगह आपने क्या रखा ma मल्टीप्लाई बाय S की जगह आपने क्या रखा v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, F की जगह ma और S की जगह पर आपने v स्क्वायर अपॉन 2a, जो कि इक्वेशन नंबर 2 से जनरेट किया था। इस a से ये वाला a कैंसिल, यानी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गई, तो आपके पास बचा क्या mv स्क्वायर अपॉन 2। सही है, आपके पास क्या आया mv स्क्वायर अपॉन 2, और W आपके पास, अगर इस mv स्क्वायर अपॉन 2 को आप सिंपल 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। सही है, 1 अपॉन 2 अलग कर दिया और mv स्क्वायर अलग कर दिया, तो ये आपका वर्क डन किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन हो या एनर्जी हो एक ही बात है, क्योंकि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही आप वर्क डन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वर्क डन आपकी एनर्जी के हिसाब के वर्क डन आपकी एनर्जी के इक्वल ही होता है। तो लिहाजा यहाँ पर W की जगह आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो जाएगी 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सही है, तो वही बात जो यहाँ पर पीछे फैक्टर में बताई थी वही बात यहाँ पर है। तो बेटा इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड, चलिए ठीक है बेटा, तो फिर क्लास एंड करते हैं, कल होगी आपकी क्लास। अल्लाह हाफिज़।